सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। Hello students, warm welcome in Pariskar International College. I am Ganesh Kumawat. I am presenting here your BA BSc Part First Indian Economy paper. So students, यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में आज पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंदर। इसमें भी हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि इकोनॉमिक्स का करियर क्या है, मतलब वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है और वो सब्जेक्ट हमारे आगे फ्यूचर में कहाँ कहाँ काम आ सकता है, मतलब उसकी वर्क प्रोफाइल क्या है और वो कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की एजेंसीज है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के ऐसे ऐसे सेक्टर्स, ऐसे ऐसे फील्ड जहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स को पढ़कर वैकेंसीज है जो उसमें अप्लाई कर सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर, तो वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम किस पर बात करेंगे, हम करियर एस्पेक्ट, हमारा जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स का, उस पर बात करेंगे। उसके बाद में हम क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन। तो चलो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो उस स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारा परिष्कार वर्ल्ड ये चैनल यूट्यूब पर जाकर ये चैनल को है जो सब्सक्राइब करना है और उसके साथ साथ में प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और उसके साथ साथ में ये तो आपका परिष्कार वर्ल्ड है। दूसरा हमारा परिष्कार कॉलेज का एक चैनल है परिष्कार कॉलेज, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जो सब्सक्राइब बटन दे रखा है उसको प्रेस करें और उसके पास में ही एक बेल आइकन दे रखा है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन मिले वो है जो तुरंत आपके पास में पहुंच सके। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा जो करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इकोनॉमिक्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स को पढ़कर हम कहां तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ आपको ग्रेजुएशन के अंदर एक एज ए पेपर है जो आपको रीड नहीं करना है, उसके साथ साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। तो आप जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है वो अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स को समझ सकता है और अपने नॉलेज को है जो अप्लाइड फील्ड के अंदर यूज कर सकता है। तो इसके करियर एस्पेक्ट्स क्या है वो हम देखते हैं। तो पहले बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। जो आपके इकोनॉमिक्स एक कोर सब्जेक्ट है, मतलब आर्ट्स के अंदर भी आता है, साइंस के अंदर भी आता है और कॉमर्स के अंदर भी चलता है। तो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक जो बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक बिहेवियर, उसको स्टडी करता है। तो इसका आप जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले इसका करियर है जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर, सारे सेक्टर्स है जो मैं आपको बता दूंगा। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी आपको जॉब मिल सकती है। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ोगे तो फाइनेंशियल सेक्टर के इसके लिए वास्ट है जॉब के लिए। और पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंकिंग सेक्टर, जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, मतलब ये दोनों है जो इंटरलिंक्ड है, मतलब दोनों का है जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, बोथ आर इंटरलिंक्ड। तो यहाँ फाइनेंशियल सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर दोनों के अंदर है जो आपको जॉब्स मिल सकती हैं अगर आपके पास में है जो इकोनॉमिक्स के साथ में डिग्री है। ठीक है, और फिर आता है आपका एकेडमिक्स प्रोफेशन। एकेडमिक्स प्रोफेशन, इसको पढ़कर आप स्कूल और कॉलेज लेक्चरर के लिए जा सकते हो स्कूल्स में, और आपके कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं, वहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर पीजी करने के बाद में आपको पीएचडी और नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, ये हायर एजुकेशन के लिए। अगर आप स्कूल एजुकेशन के लिए तो आपके पास में बीएड की और ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस एजुकेशन की डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो रिसर्च और डेवलपमेंट फील्ड है,
रिसर्च और डेवलपमेंट फील्ड, रिसर्च और डेवलपमेंट फील्ड इसके अंदर भी बहुत सारा स्कोप है। मैं आगे आपको एक एक करके बताऊंगा कि कौन कौन से रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर वैकेंसीज आती हैं, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर आपका आता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल फील्ड, ये भी एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है, उसके साथ साथ में एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है। तो ये सब ब्रांचेज जो हैं, तो इसको पढ़कर जो एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि जहां पर हमारी जो वांट्स है, वांट्स अगर अनलिमिटेड हो और हमारे पास में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें किसकी स्टडी करनी पड़ती है? इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। और ये जो प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम हर फील्ड के अंदर आती है। तो एग्रीकल्चर में भी हमारे पास में रिसोर्सेज कम है, लेकिन रिसोर्सेज कम होने के साथ साथ में हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। तो इसको कैसे सेटिस्फाई किए, हाउ टू सेटिस्फाई और अनलिमिटेड वांट्स थ्रू लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है जो हमारे सामने आती है, तब हमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। फिर आता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या इंडस्ट्रियल फील्ड है, इसमें भी इकोनॉमिस्ट काम करते हैं। तो ये आपका इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ में और सेक्टर्स हैं, वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वापस इसी फील्ड को देख रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज तो जो एमएनसीज होती है बड़ी बड़ी, जैसे गूगल हो गया, अमेजन हो गया, कोका कोला है, एप्पल है, ये सारी एमएनसीज है। इन्होंने क्या कर रखा है कि अपने अपने जो सेंटर्स हैं वो हर कंट्री के अंदर ओपन कर रखे हैं, प्रोडक्शन हाउसेज ओपन कर रखे हैं, या कहीं किसी और कंट्री में प्रोडक्शन करके वो इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एमएनसीज है, इसके अंदर भी आपको है जो जॉब मिल सकती है, यहाँ पर भी आपका करियर बन सकता है अगर आपके पास में इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। सेकंड है इंटरनेशनल एजेंसीज। इंटरनेशनल एजेंसीज कौन कौन सी एजेंसीज हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज है जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर, जैसे मान लीजिए कि इंडिया के अंदर है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूएनडीपी है, आईएमएफ है, इनकी ब्रांचेस काम करती है यहाँ पर। जैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए यूएनडीपी काम करता है, तो इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो कंट्री के अंदर काम करते हैं पॉवर्टी या फिर जो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज है उनको सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ आपको एज ए रिसर्चर जॉब मिल सकती है, ठीक है। फिर आपका आता है पब्लिक सर्विसेज। तो गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उस सर्विसेज गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसमें आप मीडिएटर्स बन सकते हो। इट मीन्स कहने का मतलब है कि आपके पास में सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है, अगर एप्लीकेबल क्वालिफिकेशन है तो वहाँ पब्लिक सर्विसेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर भी जैसे बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज देने वाले इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ वैकेंसीज आती है, और वो वैकेंसीज है जो कहीं ना कहीं आपको हायर कर देती है। हायर करने के बाद में है जो आपको फील्ड के अंदर काम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस मीडिया एंड जर्नलिज्म। जो आपके बिजनेस न्यूज़पेपर्स आते हैं, बिजनेस न्यूज़पेपर्स या बिजनेस जो टीवी के अंदर बिजनेस चैनल्स चलते हैं, वहाँ पर भी एज ए एनालिस्ट आपको है जो पोस्ट मिल सकती है। अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, आप किसी भी इशू का एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो, या गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आती हैं, उसके डेटाज आते हैं, उसको अच्छे से आप इंटरप्रेट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, तो आपको मीडिया के या जर्नलिज्म में जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंसल्टेंट। आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, या फिर किसी जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा स्कोप है इकोनॉमिक्स का आपके मार्केट के अंदर है, जो किस किस फील्ड के अंदर है जो डिमांड है, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स की डिमांड्स हैं। तो ये डिमांड है जो इन सेक्टर्स में है, तो इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक्स करियर। तो इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि हमें वहाँ जॉब मिल सकती है अगर हमारे पास में है जो इकोनॉमिक्स के साथ में डिग्री है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। तो पहला है आपका यूपीएससी। यूपीएससी के अंदर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है,
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर, इसमें ऑप्शनल पेपर चलता है इकोनॉमिक्स। उसके साथ साथ में जो प्रीलिम्स होता है उसमें भी इकोनॉमिक्स के कोर सब्जेक्ट के मतलब जो फंडामेंटल थ्योरीज है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल्स जो हम ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हैं वही चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो गया। अदर सिविल सर्विस जो A और B ग्रेड की सिविल सर्विसेज हैं वहाँ पर भी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपका UPSC लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा है एकेडमिक्स प्रोफेशन, जैसे स्कूल हो या कॉलेज लेक्चरर के लिए वैकेंसी जाती है इंडिया के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर भी आती है। इंडिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर भी आपकी वैकेंसी जाती है। जो KV स्कूल्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर भी वैकेंसी जाती है। तो वहाँ पर भी आप है जो अपना करियर सेट कर सकते हो। ठीक है, तो एकेडमिक्स पूरा है जो इकोनॉमिक्स के लिए है। फिर आपका है जो UGC नेट JRF, यहाँ पर भी है। आप अगर JRF करते हो मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर PG के बाद में होता है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, इसके फुल नेम है। तो ये आप PG करने के बाद में है जो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद में ये आपको एक सर्टिफिकेट दे देना। अगर आप पास हो जाते हो, नेट क्वालिफाई करते हो तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, और JRF करते हो तो आपको JRF का मिलेगा। और इसमें फेलोशिप मिलती है जो आपके PhD के अंदर काम आती है। मतलब वो आपको PhD करने के लिए फंड देती है सेंट्रल गवर्नमेंट है, UGC आपको ग्रांट्स देती है। ठीक है, जिससे आप अपना रिसर्च वर्क कर सकें। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज स्टेट PCS एंड स्टेट लेवल सर्विसेज। जो स्टेट PCS जो जैसे मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर RPSC RAS का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो वो स्टेट PCS है। उसके अलावा हर एक स्टेट के अंदर है जो PCS के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। और स्टेट लेवल जो आपके स्पेशली इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए या मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, उनके लिए भी पोस्ट आती है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके अलावा इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर बहुत सारी पोस्ट आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका RBI के लिए जो बैंकिंग सेक्टर है, हमारा बैंकिंग सेक्टर है जो किस प्रकार से था, कैसे कैसे वो डेवलप हुआ। उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर है जो काफ़ी हमारे जो मार्केट या फिर डेवलपमेंट के लिए एक बेस है, मतलब एक इकोनॉमी का एक पिलर होता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर इकोनॉमी है जो बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है, क्योंकि सफिशिएंट फार्मर्स के पास में, एंटरप्रेन्योर्स के पास में, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में, बिजनेसमैन के पास में सफिशिएंट क्रेडिट पहुँच जाता है। और अगर क्रेडिट पहुँचेगा तो सारा डेवलपमेंट का जो हमारा लेवल है वो डेवलपमेंट का लेवल है जो पहले से ऊपर उठ सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर ऐसा है जो बैंकिंग सेक्टर आफ्टर नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा ब्रॉड किया, और ब्रॉड करके है जो हर इंसान तक, मतलब हर ह्यूमन तक, एवरी इंडिविजुअल्स तक है जो ये सर्विसेज पहुंचा सके। ठीक है, तो आपको ये जो वीडियो चल रहा है इसमें है जो ये आपका एक बैंकर है जो बैंकिंग सर्विसेज है जो रूरल एरियाज में जाके प्रोवाइड करवा रहा है। गवर्नमेंट ने बैंकों को नेशनलाइज किया, उसके बाद में ये सर्वे किया गया। सर्वे होने के बाद में रिपोर्ट्स होने के बाद में कि एक्चुअल में जो सफिशिएंट क्रेडिट गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करवा रही थी वो सफिशिएंट क्रेडिट फार्मर्स तक नहीं पहुंच रहा था। तो इन्होंने है जो इंडिविजुअल बैंकर्स की शुरुआत की। उसके बाद में धीरे धीरे रीजनल रूरल बैंक से एस्टैब्लिश किए, छोटे छोटे जो आपके स्मॉल बैंक से एस्टैब्लिश किए। अलग अलग कैटेगरी के बैंक्स हैं जो इंडिया में अभी रनिंग में हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स करियर, वही देख रहे थे हम। RBI के अंदर आप अपना एग्ज़ाम है जो दे सकते हैं। RBI ग्रेड बी ऑफिसर, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आती है इसके अंदर, कम आती है लेकिन बहुत ही स्वीट वैकेंसी है। एक जनरल जो कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स वालों के लिए ये दोनों सर्विसेज जो मोस्ट वेलकम करती हैं। तो यहाँ पर आप PG करने के बाद में अप्लाई कर सकते हो। ये प्योर इकोनॉमिक्स इसके अंदर पूछी जाती है। प्योर इकोनॉमिक्स दोनों डिपार्टमेंट है RBI के हैं, और दोनों ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है RBI के, जहां से आपकी जो सारी वर्किंग्स होती है वो वहीं हेडक्वार्टर के अंदर पोस्टिंग मिलती है। उसके अलावा कहीं और हो सकती है, लेकिन हेडक्वार्टर के अंदर इसकी पोस्टिंग मिलती है। वहीं से है जो सारे वर्क वहीं से करने होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका जो बैंकिंग और बैंकिंग सेक्टर है, जैसे एसबीआई है, आईडीबीआई है, सीडीबी है, आईसीआईसीआई है, आईबीपीएस ये कंडक्ट करवाती है, कुछ बैंक्स है जो अपने सेपरेट एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। तो इसमें भी आप एग्जाम दे के बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपना भाग्य आजमा सकते हो। फिर है आपका फाइनेंशियल सेक्टर है, सेबी के अंदर वैकेंसी आती है, एलआईसी के अंदर आती है, ईपीएफओ के अंदर आती है, और उसके साथ साथ में आपके आईआरडीए है हो गया, सेबी है, पोस्ट ऑफिस है, सीडब्ल्यूसी है, एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आती है, और यहाँ पर भी आप अपना करियर ढूंढ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स का, वही देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि रिसर्च का स्कोप मैंने बताया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, ICR IER है, NILE DRD, ICAR NCAER, ISEC सेरी, CPR, NIPFR। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इकोनॉमिक्स के हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इकोनॉमिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर रिसर्च करवाते हैं, और इसके अंदर वैकेंसीज भी आती है, एज ए रिसर्चर के लिए वैकेंसीज आती है। यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च करनी आती है, आप डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हो, इश्यूज़ को, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, तो आपके लिए यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो खुले रहते हैं, वैकेंसीज आती है। इनकी वेबसाइट्स को एक्सेस करके देखिए, वहाँ पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, इकोनॉमिक्स का बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, जहाँ नए नए रिसर्च पेपर आते हैं, नए नए, जैसे जैसे हमारा इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे न्यू इश्यूज़ को फेस करती है, इकोनॉमिक इश्यूज़ या सोशल इश्यूज़ को फेस करती है, वैसे ही ये है जो उस पर रिसर्च शुरू कर देते हैं। क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल साइंस के अंदर ही नहीं होते हैं, हमारी लेबोरेटरी सोशल साइंसेज की या इकोनॉमिक्स की लेबोरेटरी हमारी दुनिया है, मतलब बाहर का एनवायरनमेंट ही हमारी लेबोरेटरी है। अब देखो, ऑब्जर्व करो उन चीज़ों को, और उससे डेटा को कलेक्ट करो, फिर उसके बाद में आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल जो एजेंसीज है, जैसे मान लीजिए UNDP है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहीं ना कहीं हर कंट्री के अंदर वैकेंसीज निकालते हैं, जो अच्छे से इकोनॉमिक्स को समझते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए ये वैकेंसीज आती है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका CDS और NDA। इसमें कोई पर्टिकुलर पेपर नहीं होता है, लेकिन पर्टिकुलर पेपर ना होने के साथ बाकी इसका जो जनरल GK आता है, जनरल नॉलेज आता है, उसमें पूछा जाता है। ठीक है, सो अब ये आपके करियर की बात हो गई। करियर के हम कहाँ अपना इकोनॉमिक्स पढ़कर करियर सेट कर सकते हैं, तो मैंने आपको इतने सारे ऑप्शंस बता दिए। तो आप इंटरनेट पर जाकर इनके जो वेबसाइट्स है, जो भी आपको शॉर्ट नेम मैंने यहाँ पर दिए हैं, वेबसाइट्स देख सकते हो। वेबसाइट्स के अंदर ये सारी डिटेल्स है, जो क्या उनका प्रोसेस रहता है एग्जामिनेशन का, और कैसे वैकेंसीज आती है, और आने के बाद में उसका एग्ज़ाम्स लगते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, किस तरीके से होता है, ये सारा उनकी वेबसाइट्स पर दे रखा है। तो पहले हमने करियर प्रोस्पेक्ट्स लिया। अब हम हमारे जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का सिलेबस है, उसको सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस से पहले हम एग्जामिनेशन पैटर्न को थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं इसका, कि एग्ज़ाम्स किस कंडक्ट होते हैं, तो उसमें पेपर का टाइप क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, तो वो देखते हैं। तो BA BSc पार्ट फर्स्ट का एग्जामिनेशन है, वो आपके 3 ओवर के लिए होगा, 3 ओवर्स के लिए होगा, और उसमें मैक्सिमम मार्क्स है जो कितने होंगे, आर्ट्स के लिए 100 मार्क्स का होगा, और फॉर साइंस 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न होगा आपके जब भी एग्ज़ाम लगेंगे फर्स्ट ईयर के, तो एग्ज़ाम में ये इस तरीके से पेपर आएगा 3 ओवर्स का, जो आपको आर्ट्स वालों के लिए 100 मार्क्स का होगा, साइंस वालों के लिए 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। हमारा जो BA फर्स्ट ईयर का पेपर है, वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये 10 कंपलसरी क्वेश्चंस आपको 20 वर्ड्स में है जो राइट करना है एक क्वेश्चन को, और 2 मार्क्स का होता है, और ये आर्ट्स के लिए होता है, और साइंस वालों के लिए ये 1.5 मार्क्स का होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्ट बी, जिसके अंदर आपको 5 कंपलसरी क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स एंड फॉर साइंस ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स ओनली। ओके। और थर्ड पार्ट जो आपका आएगा, थर्ड पार्ट के अंदर आपको 3 ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे जो आपका जिस तरीके से सिलेबस है जो क्लासीफाई हो रखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, उसी टाइप से ईच सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों में चॉइस होगी आपको कोई सा भी एक अटेंड करना है आपको। ओके। तो 3 ऐसे टाइप क्वेश्चंस एंड हैव अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, तीनों में से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, 2 में से एक आपको अटेंड करना है और ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स एंड फॉर साइंस ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर आपको टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। ईच सेक्शन है वो 2 क्वेश्चंस और 2 में से आपको इंटरनल चॉइस होगी, उसमें से एक अटेम्प्ट करना है, एक सेक्शन में एक ही करना है आपको। ओके, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का। तो ये एग्जाम्स है। अब हम आते हैं सिलेबस पर, बात करते हैं कि एक्चुअल में हमारा सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस जो मैंने बनाया है ये बेस है जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का है। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पर लिख रखी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर वाली, और जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एंड IAS और IES, इन सबके सिलेबस को मैच करते हुए मैंने सिलेबस है जो यहाँ पर फ्रेम किया है। तो ये जो सिलेबस है यहाँ पर, ये इतनी यूनिवर्सिटीज़ और ये 2 UPSC के एग्ज़ाम्स, इन दोनों में चलता है। ठीक है, दोनों में चलता है। तो यहाँ पर फ़ायदा ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इसको पढ़ सकता है और उसके साथ साथ में UPSC की प्रिपरेशन करने वाले भी इसको थोड़ा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। ओके। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं और टॉपिक के साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक किस ईयर में पूछा गया था। ठीक है। तो पहला है आपका कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, जो आपके किसी भी एग्जाम्स के अंदर अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ये आपका इंडियन इकोनॉमी का बेस है, इसको पढ़ना जरूरी है। कंसेप्ट मतलब डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड हाउ वी मेजर द डेवलपमेंट एंड हाउ वी मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड what is under development and what is the characteristics of under development and ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको है इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है, मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर। फिर है आपका जनरल ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। ये भी टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1947 से पहले हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, क्या हालत थी उसकी, वो समझना जरूरी है। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, इंडस्ट्रीज किस प्रकार से थी, एग्रीकल्चर का क्या इकोनॉमी में रोल था, सभी सेक्टर कितना डेवलप था। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले देखनी होगी, जिससे हमें पता चल सके कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिफोर 1947 एंड आफ्टर 1947। ठीक है, जिससे हमें पता चल सके। एंड फिर थर्ड हाफ का सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में ये पूछा ही जाता है, लेकिन स्पेशली राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये कभी तो गैप भी नहीं लेता है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड एज ए अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। आपको 2 तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है। एक तो अंडर डेवलप है, इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप है। दूसरा ये पूछ लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज ए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके IU के अंदर ये आप देख सकते हो, SSC ईयर्स में आया हुआ है, MLSU में भी ये आया हुआ है। फिर आपका है ऑब्स्टेकल्स ऑफ डेवलपमेंट बिहाइंड इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को कौन अफेक्ट कर रहा है, कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स हैं, वो आपको पूछा जाता है। ये 2017 और 2016 के अंदर MLSU में पूछा गया। ठीक है, RU के अंदर ये 2017 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चंस है जो आपके हर टाइम रिपीट होते रहते हैं। 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी 4 मार्क्स में भी आ सकता है, या फिर 20 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, आपका लैंड, मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट, पावर रिसोर्सेज। ठीक है, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर इसका एक्चुअल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इन रिसोर्सेज की, एंड ये इकोनॉमी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इंटर लिंकेज बिटवीन, व्हाट इज द
या व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो आपको चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, लैंड कितना यूज़ हो रहा है, कितना नहीं यूज़ हो रहा है, और मिनरल्स है जो इसका एक्सट्रैक्शन कहाँ से हो रहा है, कहाँ कहाँ कितना कितना हो रहा है, इसका मिनरल्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके साथ में वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है, और फॉरेस्ट है, पावर रिसोर्सेज हैं, इनकी अवेलेबिलिटी क्या है वो भी देख लेंगे, इनके यूजेस कहाँ हो रहे हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन की साइज़ क्या है, इसकी ग्रोथ क्या है, डिकेडल ग्रोथ रेट पूछी जाएगी आपको, ये एनुअली ग्रोथ रेट भी पूछी जाएगी। ठीक है, एंड डेमोग्राफिक फीचर्स क्या है, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, लिटरेसी रेट वगैरह सारी चीज़ें पूछेंगे। तो ये डेमोग्राफिक फीचर्स के अंदर आगे आपको डेथ रेट है, बर्थ रेट है, सेक्स रेशियो है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, लिटरेसी रेट है, कुछ इंडिकेटर्स है पॉपुलेशन के, जो ह्यूमन इंडिकेटर्स हैं, इनको एक्सप्लेन करना होगा। लेबर फोर्स की कंडीशन क्या है इंडिया के अंदर, कितनी पॉपुलेशन में से कितनी फोर्स है जो कितनी पॉपुलेशन है जो अभी लेबर फोर्स में काउंट हो रही है, और कौन कौन सी ऑक्यूपेशन कर रही है, कुछ उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उसका है जो बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, ये सारे इश्यूज हैं इससे रिलेटेड। और पॉपुलेशन से रिलेटेड पॉपुलेशन पॉलिसी कब बनी थी, अब नई बनने की नीड है या नहीं है, और पॉपुलेशन पॉलिसी अगर बननी है तो क्या चेंजेस होने चाहिए उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें हम इस पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन ए ही चल रहा है आपका अभी, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ह्यूमन कितने अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कितनी पॉपुलेशन है जो लिटरेट है इंडिया के अंदर, और उसके साथ साथ में उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, ठीक है, हेल्थ स्टेटस क्या है, उनको प्योर न्यूट्रिशन मिलता है या नहीं, सफिशिएंट मिलता है या नहीं मिलता है, ये प्रॉब्लम हम देखेंगे इसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है आपका नेशनल इनकम इन इंडिया। तो इंडिया ग्रो तो कर रहा है, मतलब ये मेजरमेंट किसका है, नेशनल इनकम है, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ट्रेंड्स क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन क्या है इनकम का, ठीक है, तो ये चीज़ें हम सेक्शन ए के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर उसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कितना ज़रूरी है, वह ग्रोथ रेट क्या है उसकी, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इनपुट्स हैं वो इनपुट्स का स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर, इनपुट्स है जो सफिशिएंट इनपुट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और अगर मिल रहे हैं तो उनकी सप्लाई कितनी हो रही है, ठीक है, डिमांड कितनी है, उनके बीच में गैप क्या है, तो प्रोडक्टिविटी क्या है और प्रोडक्शन क्या है। उसके अलावा जो हमने लैंड रिफॉर्म्स किए, लैंड रिफॉर्म्स कितने इफेक्टिव रहे, कौन कौन सी फेलियर्स हैं इनकी, ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, जो इनपुट्स एक्चुअल में जो कोई भी चीज़ है उसका इनपुट क्या होता है, जो चीज़ उस सिस्टम को प्रोवाइड कर सके। तो हमारा सिस्टम यहाँ पर एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के अंदर इनपुट क्या होते हैं, इरीगेशन है, जो एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को बढ़ने में, उसकी ग्रोविंग में हेल्प करती है, इरिगेशन हो गया, फर्टिलाइजर्स हैं, ये भी ग्रोविंग में हेल्प करते हैं क्रॉप्स को, और हाई यील्डिंग सीड्स है, वेराइटीज़ है जो सीड्स की, वो भी हेल्प करती है, जिससे आपकी क्रॉप्स ज़्यादा बढ़ सकती है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो 1966 में स्टार्ट हुआ था, उसका इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या हुआ, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इसकी वजह से डेवलप हुआ, इसके आउटकम्स क्या हुए, और इसकी फेलियर्स क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर डिस्कस करेंगे। देन एग्रीकल्चर जो फाइनेंस है, एग्रीकल्चर फाइनेंस, तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर फाइनेंस की, फार्मर्स को सफिशिएंट क्रेडिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कौन कौन सी एजेंसीज है, बैंक्स है जो फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है, इसके अलावा कौन कौन से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है जो एग्रीकल्चर को फाइनेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे डिसाइड होती है, उसका क्या फॉर्मूला है, कौन डिसाइड करता है, और उसके जो प्रॉब्लम्स क्या है हमें जो फार्मर्स को फेस करनी पड़ती है मार्केटिंग के अंदर, फिर उसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती है, क्या सजेशन आप दे सकते हो इसके
नेक्स्ट है रूरल इंडेप्टनेस, मतलब रूरल एरियाज़ के अंदर जो फार्मर्स हैं जिन्होंने डेप्ट तो ले रखा है लेकिन उनकी क्रॉप्स ख़राब हो गई, क्रॉप्स सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं हुआ जिससे वो वापस से रीपे नहीं कर सके, तो ये इन डेप्ट के अंदर चला गया। इसकी क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड this and farmers suicides, why farmers suicides and what is the causes behind this and what will remedies, ठीक है, क्या रेमेडीज़ है जो रेमेडीज़ इसकी हो सकती है, कौन सी होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें हम सेक्शन ए के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जो आपका आएगा सेक्शन बी, नेक्स्ट सेक्शन है जो इससे छोटा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम मेनली जो आपका फॉरेन सेक्टर, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे इकोनॉमी के सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, उस हिसाब से इसको भी सिलेबस को भी क्लासीफाई कर रखा है। तो फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल क्या है इकोनॉमी में, व्हाट इज़ द रोल इन इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। Okay, and what are the challenges faced by industrial sector in Indian economy and growth of MSME, micro, small and medium enterprises, उसकी growth क्या है और वो कैसे परफॉर्म कर रही है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और वो क्या आउटपुट, कितना आउटपुट दे रही है, कि एम्प्लॉयमेंट की स्टेटस क्या है इसके अंदर, एंड इसका रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में, इसको भी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, ये डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिर है पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज़। पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है, उनका क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो कितना इंडियन जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, वो पब्लिक सेक्टर है जो कितना सफिशिएंट है, कितना वास्ट है, कौन कौन से पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिर आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है जो किस लिए बनाई जाती हैं, ताकि कोई भी काम करे उसको हम डायरेक्शन दे सकें, ठीक है, उसको सही डायरेक्शन दे सके। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, उसके अलावा हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, और कुछ एक्ट ऐसे बने जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रखे थे, जो MRTP है, मोनोपोली से रिलेटेड है, ठीक है, फेमा है, फेरा है, तो ये आपके फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, ऐसे एक्ट हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्रियल फाइनेंस की नीड होती है, वो कौन कौन सी बैंक्स है, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो प्रोवाइड करवाते हैं, और कौन कौन सी कॉमर्शियल बैंक्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस अवेलेबल करवाती हैं, तो वो भी हम चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो फिर है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो पीछे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर दे रखा था, वो न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव था, ठीक है। तो यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसके अंदर है जो हम क्या पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर किस किस टाइम है जो रिफॉर्म्स हुए, और उस रिफॉर्म्स का है जो हमें आउटकम्स क्या मिला, उसका आउटपुट क्या मिला, ठीक है। और फिर डिसइन्वेस्टमेंट एंड FDI है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके पीछे ईयर मेंशन है कि कौन कौन से ईयर में, ये आपको क्वेश्चन है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ओके। तो इस ईयर्स के अंदर ये टॉपिक्स है जो उनके पेपर्स में, इन यूनिवर्सिटी के पेपर में और इन एग्जाम्स के पेपर में ये क्वेश्चन से पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो। देन आपका सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर इंडिया के अंदर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है, और उसमें IT, एजुकेशन और हेल्थ को हमें डिस्कस करना है। देन आपका फॉरेन ट्रेड है, तो फॉरेन ट्रेड का साइज़ क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन मीन्स कौन कौन सी कमोडिटीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, टोटल साइज़ है जो इन वैल्यू में हम कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो डायरेक्शन है एंड रिसेंट ट्रेंड्स एंड ट्रेड पॉलिसीज़ है, इसको भी हम देखेंगे। रिसेंट ट्रेंड्स एंड ट्रेड पॉलिसीज़, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। न्यू जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसके बाद में अब 2015 से 20 तक के लिए थी, उसको 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद में हम देखेंगे सेक्शन C, थर्ड सेक्शन है। तो इसमें टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग, इसकी नीड क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अचीवमेंट्स देखेंगे, इसके फेलियर्स क्या है, और प्लानिंग कमीशन की जगह जिसको नीति आयोग को रिप्लेस किया गया है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका रोल क्या है, एंड देन नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है, उसको भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। देन हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं,
जो हर न्यूज़पेपर के अंदर हर डे, और इस नाउ कोविड-19 के टाइम ये बहुत ज़्यादा है जो पॉपुलर हो रखे हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, ये तो हमें ये तीनों चीज़ें इस टाइम है जो हमें नज़र आ रही है। अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो तो ये चीज़ें आपको हर न्यूज़पेपर के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इन्फ्लेशन के डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट के, पॉवर्टी के, रीजनल जो इनइक्वलिटीज़ हैं वो भी अभी काफ़ी इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हैं जो इनइक्वलिटीज़ भी दिख रही है। फिर है आपका रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कौन कौन से पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बने जो रूरल सेक्टर को ऊपर उठा सके वो और उसको डेवलप कर सके। और सेक्टरल रिफॉर्म्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस हो गया। सिलेबस होने के बाद में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आपका इंट्रो पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी का इंट्रो पार्ट है। तो हम टॉपिक शुरू करने से फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे क्या, और पढ़ने के बाद में इसको सॉल्व करने का हम आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पहले आप इस क्वेश्चंस को माइंड में रखेंगे। मैं जैसे जैसे टॉपिक करवाऊंगा तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर है जो उस टॉपिक्स के अंदर आपको फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी इंक्लूड्स, ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी, इसमें कौन सी चीज़ है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट देखेंगे, आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इसका आंसर ढूंढना है। हम जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर। ओके, तो यहाँ पर आपको जो इकोनॉमी के दो सेक्टर्स हैं, जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो इन फॉलोइंग्स में से किस में इंक्लूड होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये ऑप्शंस है जो आपके सामने हैं, ऑप्शन को है जो ढंग से देख लीजिए, फिर आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इंडिया इज करेक्ट। यहाँ आपको क्या पूछा गया है कि इंडिया का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो राइट है। तो फर्स्ट दे रखा आपको, मोर नंबर ऑफ वर्कर्स इन दिस सेक्टर, इट मीन्स दिस फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ओके, सेक्टर्स एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये चीज आपको देखनी है। देन एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी एंड वर्क रेगुलेशन आर बेटर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या ये भी करेक्ट है। लास्ट इज, दे आर नॉट जनरली ऑर्गेनाइज्ड अंडर लेबर यूनियन। ओके, तो लेबर यूनियन के अंदर वो ऑर्गेनाइज होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, उसके अंदर कौन, यहाँ में आपको ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसमें से कौन से ऑप्शन है वो नहीं होते हैं, या मनी फुली कंट्रोल, मनी सप्लाई अगर फुली कंट्रोल हो तो, दैट डेफिसिट फाइनेंसिंग की सिचुएशन हो या डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं उसको बोला जाता है, या फिर ओनली एक्सपोर्ट्स आर टेकन प्लेस, वहाँ पर केवल एक्सपोर्ट्स होता है, या फिर नाइदर एक्सपोर्ट्स नोर इम्पोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। तो ये सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज डू नॉट कोऑपरेट द प्रोडक्शन प्रोसेस बट सेल्फ प्रोडक्शन द सेल्फ प्रोड्यूस द गुड्स। ओके, सेकंड इज सर्विस सेक्टर इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपको फॉल्स पूछा गया है, तो ये आपको इसका जवाब देना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पहले हम इंडियन इकोनॉमी की बात करने से पहले एक्चुअल में इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करने वाला सब्जेक्ट है। इकोनॉमी की बात करते हैं कि एक्चुअल में इकोनॉमी क्या होती है, तो ये इकोनॉमिक्स जो आपका इकोनॉमिक्स वर्ड से निकला है, जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे ऐसे
ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, वो चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। प्लस उसके साथ में इकोनॉमिक्स के जो पिलर्स हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, इन तीनों का एक इंटरलिंक्ड प्रोसेस है, सेट है एक ऐसा जिसके अंदर रिसोर्सेज को यूज करके, रिसोर्सेज को इन यूजेज रिसोर्सेज हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करके उनको फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं ताकि वो अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को सेटिस्फाई या अपनी यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर सके और अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई कर सके, नीड है, नीड को सेटिस्फाई कर सके। तो बेसिकली इकोनॉमी को है जो ऐसे ही देखा जाता है। बाकी इसका बहुत वाइड मीनिंग है, आप इसकी कोई स्पेशली कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम इसकी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सेट ऑफ interrelated economic activities which increase the income and output। मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटी जो हमारी इनकम भी बढ़ाए, उसके साथ साथ में हमें आउटपुट भी इंक्रीज करे, हमारा जो नेशनल आउटपुट हो। ओके तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज विच इंक्रीज द इनकम एंड आउटपुट इंक्लूड्स प्रोडक्शन, distribution and consumption. These three activities are known as economic activities, as well as other activities also called economic activities. But these activities uses the available resources. These activities uses the available resources. मतलब जैसे मान लीजिए आपको प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन के लिए आपके पास में जो रिसोर्सेज हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं बताऊंगा आपको, रिसोर्सेज को यूज करता है, देन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। ओके तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सपोज इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी में, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी में, यूएस की बात करें तो यूएस इकोनॉमी में, स्टेट की बात करें तो स्टेट इकोनॉमी के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ अगर होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। ओके क्लियर। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती क्या है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती क्या है, तो ये चीज हमें देखना जरूरी है कि इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे वर्क होते हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे ऐसे वर्क जो हमारी अर्निंग से जुड़े हुए हैं। अर्निंग से जुड़े हुए सारे काम क्या है, वो हमारी इकोनॉमिक्स को बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हो, डेटास का, या फिर आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है जो प्रोडक्ट को या क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये सारे काम है जो आपको क्या करते हैं, आपको अर्निंग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी डिमांड है, जो डिमांड या फिर आपकी नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सके। तो ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ वगैरह, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सारी चीज़ें किसमें, इकोनॉमी के अंदर क्या किस लिए होती हैं, ताकि आपकी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करो आप, जिससे आपको अर्निंग्स मिल सके और आप अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई कर सको। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्या होती है, जैसे देखो आपका ये एक फार्म के अंदर फार्मर क्या काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका शॉपकीपर्स है जो गुड्स को सेल कर रहा है। ठीक है, ये सेलिंग हो रही है यहाँ पर। एंड मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर ये क्या हो रहा है, ये इनपुट्स को आउटपुट के अंदर चेंज कर रहा है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट उसको फाइनल शेप दे रहा है। फिर आपका ये ऑफिस के अंदर कोई काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो आपके फ्यूचर के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो ये आपको सारी एक सेल्फ अर्निंग से रिलेटेड है, सारी सेल्फ अर्निंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब इकोनॉमी होती क्या है। ठीक है, मैं आपको इकोनॉमी के अंदर प्रोसेस बता देता हूँ। इकोनॉमी के अंदर जैसे मान लीजिए कि तीनों मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बताई थी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। तो प्रोडक्शन चेंजेस इनपुट्स इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, इनपुट्स को अगर हम आउटपुट में चेंज करते हैं विद द यूजेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, विद द यूजेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, विद द यूजेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज वी प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, वी प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग कंज्यूमर्स।
ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका गुड्स एंड सर्विसेज रिसोर्सेज को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूट, जैसे मान लीजिए ये आपके गुड्स हैं और ये सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कंज्यूमर्स के बीच में। तो ये आपका जो कंजप्शन यहाँ पर हो रहा है आपके एज ए शॉप से, या फिर आप किसी शोरूम में या फिर सुपर मार्केट के अंदर ये प्रोडक्शन को सेल कर रहे हो, तो कंज्यूमर्स यहाँ पर आके परचेज करते हैं। तो इसी को हम, ये सारी एक्टिविटीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। ओके, क्लियर। देन आपका जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी इकोनॉमी एक स्पेसिफिक एरिया की टर्म के अंदर स्पेसिफिक एरिया को हम काउंट करते हैं, इसके अंदर मेंशन करते हैं। ये फॉर एग्जांपल जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया है, जो आपका स्पेसिफिक एरिया, जैसे ये राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान के मैप के अंदर हम इसको स्टेट इकोनॉमी बोलेंगे। ओके, क्योंकि ये एरिया को स्पेसिफाई कर रहा है, यहाँ पर स्पेसिफिक एरिया है, तो उसकी बात करेंगे हम। स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं तो वो किसी एक स्पेसिफिक इकोनॉमी की बात हो रही है। सपोज यहाँ पर ये हमारी नेशन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, और तरीके की बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनकी अलग अलग इकोनॉमीज हैं, एंड दिस इज वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, सो इकोनॉमी को हम, इकोनॉमी है जो हेल्पफुल होती है, प्रोवाइड मीन्स टू लिवलीहुड। हमें वो इकोनॉमी क्या करें, रेस्पॉन्सिबल होती है, इकोनॉमी है जो रेस्पॉन्सिबल होती है, प्रोवाइड मीन्स, जैसे हमें होम प्रोवाइड करना हो, ठीक है, हम होम है जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हम कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक एक्टिविटी करके, अर्निंग्स करके हम अपना होम बिल्ड करते हैं, ठीक है, हाउस बिल्ड करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका जो मेडिकल इक्विपमेंट है या मेडिकल सर्विसेज है, वो भी हमें इकोनॉमी के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है। देन आपका जो फूड है जिससे आप सर्वाइव करते हो, वो भी आपको इकोनॉमी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से ही आपको वो अब तक सप्लाई होती है उसकी। एंड देन हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, व्हीकल्स हैं, वो भी हमें कुछ न कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और सर्विसेज कौन प्रोवाइड करती है, इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स अर्निंग्स। ओके, तो इसलिए ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और एक्टिविटीज़ होती हैं तो लोगों को सर्विसेज मिलती हैं, लोगों की वांट्स सेटिस्फाई होती है, वांट्स सेटिस्फाई होती हैं, और उनको अर्निंग्स मिलके वापस उनकी भी वांट्स सेटिस्फाई होती हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर्क which increase income and output। इनकम एंड आउटपुट मैंने बताया, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपकी अर्निंग्स को बढ़ाए, आपकी इनकम को बढ़ाए एंड नेशनल आउटपुट को इंक्रीज करे, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, तीनों तरह की, प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों में जो लोग काम करते हैं वो तीनों का लोग हैं जो आपकी सब अर्निंग से जुड़े हुए रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको भी अर्निंग्स मिलती है, और कंज्यूम करने वाले मतलब जो इनको यूटिलिटी मिलती है। फिर प्रोडक्शन के अंदर जो आपका जो फैक्टर्स काम करते हैं, ये सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका है जो क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स है तो आप यहाँ पर है जो हमें फीडबैक दे सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, उसके अलावा जो आपके इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, कितने सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर है, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कोर सेक्टर, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ परिष्कार वर्ल्ड यूट्यूब पर हमारा चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहे, और जो भी नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त करने हैं तो वहाँ पर आपको बेल आइकन प्रेस करना है, जैसे जो भी वीडियोस आपके परिष्कार वर्ल्ड पर अपलोड होता है तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारा जो कॉलेज के वीडियोस हैं, जो ग्रेजुएशन के वीडियोस हैं, डिग्री के वीडियोस हैं, वो आपको परिष्कार कॉलेज पर मिलेंगे। तो इसलिए आप यूट्यूब पर परिष्कार कॉलेज सर्च कीजिए, और हमारा चैनल आएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी आपको वीडियोस मिलने वाले हैं वो आपके ग्रेजुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ग्रेजुएशन के वीडियोस को एंजॉय कर सके, और अपने जो गैप आया है, इस कोविड की वजह से जो गैप आया है, वो गैप को आपका वापस है जो उसका कंपेंसेट कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो, धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।